तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का हिंदी है, ये 100 मार्क्स का, और किताब का नाम है दिगंत भाग 2। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 8 यानी चैप्टर 8 है ये, इसका पार्ट 1। पाठ का नाम है सिपाही की माँ। बड़ा ही फेमस एक ये कहानी है, और इसको लिखने वाले हैं, इसके लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश। तो याद रखना है कि सिपाही की माँ पाठ के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश। सिपाही आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेना में जो काम करता है, जो सेना होता है, वो सिपाही है। चाहे वो सेना में हो या पुलिस में हो, कोई भी विभाग में होता है, उसको क्या बोला जाता है जी? सिपाही कहा जाता है। और माँ आप लोग समझते हैं कि हर सिपाही एक मनुष्य होता है, और हर मनुष्य की कोई ना कोई माँ होती है। कहानी का नाम सिपाही का माँ क्यों रखा गया? अगर ये हमारे सामने एक सवाल आए तो ये जान लेना जरूरी है पहले कि कहानी में सिपाही की कहानी है कि जब सिपाही लड़ाई लड़ने जाता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, कोई भी हो, तो उसकी माँ पे क्या गुजरती है, उसके माँ के हृदय में क्या चलता है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। कि कैसे उसकी माँ का हृदय जो है हमेशा अपने बच्चे के ख्याल में ही रहता है कि कहीं मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। ये हर किसी को होता है, और ज्यादातर परिवार में सबसे ज्यादा दुख या चिंता हर व्यक्ति के माँ को होती है। उसी तरह इस कहानी में भी एक सिपाही है जिसकी माँ है, जो हमेशा अपने बेटे के बारे में सोचती है, जो लड़ाई पे गया है। सपना में भी देखती है तो उससे डर जाती है, बार बार उठ जाती है कि कहीं मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। तो यही है पाठ में, आगे हम पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं हर चैप्टर की तरफ। पहले मोहन राकेश जी का परिचय लेते हैं, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। आप लोग YouTube पर इस कहानी को अगर सर्च करेंगे, सिपाही की माँ, तो इस पर एक नाटक बना हुआ है, फिल्म की तरह एक नाटक बना है। एक एक लाइन जो हम पढ़ने वाले हैं इस पाठ में, उस लाइन को मतलब नाटक के द्वारा दिखाया गया है कि एक माँ है जिसका नाम बिस्नी है। क्या नाम है? बिस्नी। उसकी एक बेटी है जिसका नाम मुन्नी है। बेटा है। उसके बाद जो लड़ाई पे जाता है बर्मा में। कहाँ पे लड़ाई में जाता है? बर्मा, जिसको म्यांमार कहा जाता है। हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, उसको पहले क्या कहा जाता था? बर्मा कहा जाता था। तो बर्मा की लड़ाई में वो गया है, और उसकी जो माँ है बिस्नी, वह हमेशा इस बात को लेकर क्या रहती है? चिंतित रहती है। इसमें आपको एक कुंती नाम की पड़ोसन है, बिस्नी की एक पड़ोसन है जिसका नाम क्या है? कुंती है। और इसमें दो लड़कियां हैं जो बर्मा से भागकर यहाँ पे आई हैं इंडिया में शरण लेने के लिए, उनकी भी कहानी है। इसी तरह सभी लोगों का परिचय, उसको अगर आप देखते हैं तो कहानी को पूरा समझ जाएंगे। तो एक बार आप लोग YouTube पर जरूर लिखिए सिपाही की माँ नाटक। जब लिखेंगे तो आपको ऊपर ही आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं मोहन राकेश जी का जन्म। तो इनका जन्म हुआ है 8 जनवरी 1925 में, आज से लगभग 95 साल पहले। और निधन जो हुआ है, इनकी मृत्यु हुई है 3 दिसंबर 1972 को। जन्म स्थान है जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। गली का नाम क्या है? जंडी वाली गली। और अमृतसर जिला है, और राज्य क्या है? पंजाब है। उसके बाद है बचपन का नाम इनका है मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी। 5 नंबर है इनके माता पिता का नाम। माता का नाम है बच्चन कौर। माता का नाम क्या है? बच्चन कौर। पिता का नाम करमचंद गुगलानी। पेशे से वो क्या थे? वकील, और साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े थे। शिक्षा मतलब इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है एमए संस्कृत में। किस विषय से इन्होंने एमए किया है? संस्कृत विषय से, और लाहौर जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए हिंदी में, ये डबल एमए किए हैं। एक वो संस्कृत में किए हैं, एक बार हिंदी में। आप लोग सुनेंगे फलाना डबल एमए किए हैं, तो डबल एमए का अर्थ हुआ कि मतलब 2 बार एमए किए हैं, और 2 विषय से। हिंदी में भी किए हैं और संस्कृत में भी। तो हिंदी में किए लाहौर से,
और संस्कृत से किए लाहौर से और हिंदी में किए जालंधर से। आवृत्ति मतलब कि कमाई धमाई कहाँ से हुआ, परिवार कैसे चला। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में ये अध्यापन टीचर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। उसके बाद सारिका के कार्यालय में नौकरी किए हैं। 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक। कुछ समय तक D.A. चोज कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता। प्रवक्ता आप लोग समझते हैं, प्रवक्ता का अर्थ समझते हैं आप लोग क्या होता है। टीवी देखते हैं ना आप लोग, टीवी पर देखिएगा कई लोग आते हैं जिनको बुलाया जाता है किसी टॉपिक पर बोलने के लिए। प्रवक्ता मतलब होता है बोलने वाला। हर पार्टी का अपना प्रवक्ता होता है, जैसे बीजेपी है तो उसका अपना प्रवक्ता है, लालू यादव है वो भी अपना हर पार्टी अपना प्रवक्ता रखता है, कांग्रेस अपना प्रवक्ता रखता है। इन लोगों का काम होता है कि कोई भी सरकार अगर फैसला लेती है, अगर उसका कोई विरोध करता है, अन्य पार्टी शिकायत करती है, तो वो लोग उसका सफाई देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, नहीं आप लोग जैसा सोचते हैं वैसा नहीं नहीं देखते, लड़ाई झगड़ा सब करता है टीवी पे बहुत ज़्यादा, वो सब प्रवक्ता है। जैसे कि बीजेपी में सबसे फेमस वो है, क्या नाम है उनका, उसका नाम है सांबित पत्रा। क्या नाम है, सांबित पत्रा। तो ऐसे ही हर पार्टी का अपना एक प्रवक्ता होता है, एक ही नहीं होता है, कई प्रवक्ता होते हैं। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं। 1962 में तारिका के संपादक और अंत में मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन, और मरने के समय तक ये लेखन का काम किए हैं, मतलब कविता कहानी लिखने का काम किए हैं, जिसमें इनका सबसे फेमस जो कहानी है वो है सिपाही की माँ। 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर इसका है इंसान के खंडहर। अब इसमें कृतियां हैं, क्या क्या उन्होंने लिखा। कृति के बारे में बार बार बोलता हूँ कि इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए कि कब क्या कौन लिखे थे, ठीक है ना। जैसे कि इंसान के खंडहर, ये कब लिखा गया है, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1972, बारिश 1972, सभी ये कहानी संग्रह, ये सभी के सभी क्या है, कहानी है। अंधेरे बंद कमरे 1961 में, न आने वाला कल 1970, अंतराल 1972, ये सभी उपन्यास हैं, ये सभी क्या है, उपन्यास हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, सभी नाटक हैं, ये सभी क्या है। पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी 1973, ये सभी एकांकी याद रखिए। जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं सिपाही की माँ, पूछा जाता है कि किस किताब से लिया गया है, तो किताब का नाम है अंडे के छिलके, अंडे के, उसी का एक कहानी है सिपाही का माँ, तो ये एकांकी है, क्या है, एकांकी है। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृतांत है। परिवेश, रंगमंच और शब्द कुछ और स्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बलकम खुद लेख निबंध है। और मृच कटिकम, अभिज्ञान शकुंतलम, एक औरत का चेहरा, ये सभी अनुवाद है। अनुवाद का अर्थ एक दूसरे भाषा से हिंदी भाषा में लिखना। समय सारथी, मोहन राकेश की डायरी, ये सभी निधनोपरांत प्रकाशित है, मतलब इनके मरने के बाद ये क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। भले लिखा गया था थे तभी, लेकिन मर गए उसके बाद इसको सरकार ने क्या किया था, प्रकाशित, छपवाया था। शोध कार्य भी इन्होंने किया है, कुछ कुछ चीजों की खोज भी इन्होंने की है। अब वो क्या है तो उसको देखेंगे। नाटक में सही शब्द की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। वे 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। ये कब के नाटककार थे, 20वीं सदी के, यानी 1900 ईस्वी के। कथा साहित्य के अंतर्गत उन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। नाटक के क्षेत्र में तो वे जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं। कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद के बाद अगर कोई अच्छी कहानी लिखता है तो कौन लिखते हैं, मोहन राकेश। आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की युगांतकारी प्रतिभा के रूप में वे अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं, यानी इनको अखिल भारतीय पुरस्कार भी क्या हो चुका है, मिल चुका है। हिंदी का अनुवाद रंगमंच उन्हें अपना प्रमुख प्रेरणा पुरुष मानता है। वे रंगकर्मी, अभिनेता या रंग निर्देशक नहीं थे, महज एक नाटककार थे। मतलब ये कोई फिल्म के एक्टर नहीं थे, ये केवल क्या थे,
नाटककार थे, नाटक बनाते थे, तो उन्होंने एक नाटक बनाया जिसको मैं बोल रहा हूँ कि खुद उसको डायरेक्ट किए थे मोहन राकेश। बहुत पुराना है, आज के ज़माने का वो नाटक नहीं है। देखेंगे तो पुराना पुराना डिजाइन के लोग जिस तरह नहीं रहते थे उसी तरह का है वो, तो एक बार देख लीजिएगा, 20 से 25 मिनट का है वो। किंतु उनके नाटकों को परिकल्पना इतनी ठोस, जटिल और आधुनिक रंग संकल्पना को सृजनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली थी कि आधुनिक रंगमंच का हिंदी में जो नवीन संगठन आयोजन हुआ उस पर मोहन राकेश को निर्णायक छाप पड़ी। इतना ही नहीं, हिंदी में उनके समकालीनों में अनेक लोगों ने आधुनिक विषय वस्तु, तथ्य और रंग ढंग के जो नाटक लिखे, उनके पीछे इस क्षेत्र में अपने कार्यों से मोहन राकेश द्वारा लाई गई हलचल की प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा है। अगला पैराग्राफ है, नाटक मुख्यतः मंच पर दृश्य अभिनय के लिए ही नहीं लिखा जाना चाहिए और उसका प्रभाव केवल लिखे हुए शब्दों पर ही नहीं बल्कि अभिनेताओं के व्यक्तित्व, स्वर और अभिनय कुशलता पर, रंगमंच की सजावट और प्रकाश पर तथा अभिनेता एवं दर्शक के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाले विशेष वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। ये बताते हैं कि जो भी नाटक लिखना चाहिए वो नाटक केवल ये नहीं होना चाहिए कि फिल्म पर दिखाना है, पर्दे पर दिखाकर पैसा कमाना है, बल्कि नाटक ऐसा होना चाहिए कि वो लोग उसको अपने जीवन में उतारे, लोग उसकी फीलिंग्स को समझें, खुद से रियलेट करें कि हम भी ऐसा अगर होते तो हमारे साथ भी ऐसा होता तो हमको कैसा लगता। नाटक का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु दृश्य अभिनय का संपूर्ण प्रभाव देने वाले अनेक उपकरणों में से वह केवल एक उपकरण है। इन सच्चाइयों को मोहन राकेश ने अपने दृष्टिपथ और चिता केंद्र में रखा और नए ढंग के नाटकों की रचना की। वे अपने असामयिक निधन के समर्थक नाटक और रंगमंच की संश्लिष्ट भूमि से जुड़ी समस्याओं को लेकर शोधरत थे। यहाँ पे लिखा गया है असामयिक निधन। असामयिक निधन का अर्थ होता है कि बहुत ही कम उम्र में मर गए, अचानक ये मर गए, क्योंकि 1925 में जन्म हुआ है और 1972 में मर ही गए, तो 25 साल और 22 साल, तो करीब करीब ये आपके 47 साल जीवित रहे, तो कोई ज़्यादा एज भी नहीं था, अचानक चल बसे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों में आधुनिक नाटकों का जन्म और विकास हुआ। तेजी से लेकर अब तक यूरोप और अमेरिका में नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में विपुल प्रयोग हुए। विपुल मतलब होता है बहुत अधिक, विपुल मतलब बहुत अधिक। इससे नाटक और मंच दोनों ही क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तनों के अनेक चरण घटित हुए। मोहन राकेश इस विश्व परंपरा को अपने ढंग से आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। उनके नाट्य लेखों में मंच सजा या दृश्य बंद, वेशभूषा, रूप सज्जा, रंग, संगीत और प्रकाश, इन सबकी चेतना बराबर रहती आई है। उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकालकर युगों के रोमानी इंद्रजालिक सम्मोहन से उबारा तथा एक नए दौर के साथ उसे जोड़कर दिखाया। अगला पैराग्राफ है, यहाँ प्रस्तुत एकांकी उनकी पुस्तक अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। क्वेश्चन हो जाता है ये कि जो ये पाठ हम लोग पढ़ेंगे सिपाही की माँ, वो किस पुस्तक से ली गई है? तो अंडे के छिलके या अन्य एकांकी से। एकांकी जैसा नाम से यह स्पष्ट है, एक अंक की बहुत छोटी रचना है और उसकी तुलना प्रायः कहानी से की जाती रही है। मतलब एकांकी क्या होता है? एक बिंदु पर फोकस करना, ज्यादा लोग इसमें शामिल ना हो, लेकिन होता कहानी के जैसा है। किसके जैसा होता है? कहानी के जैसा। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिसके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। मतलब जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस कहानी में क्या है? एक माँ और बेटी के बीच संवाद है। आप लोग स्कूलों में जो नाटक करते हैं स्टेज पे, बस स्टेज के टाइप पे ये नाटक है कि एक लड़की है जिसका नाम मुनी है, माँ बिस्नी है, इन लोगों में बातचीत होती है। माँ को सपना आता है कि उसका बेटा मारा गया है और वो उस सपने से डर जाती है, क्योंकि कोई भी माँ ऐसा सपना देखना नहीं चाहती है। और उसका जो बेटा है वो लड़ने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध का अर्थ हुआ 1939 से 1945 तक युद्ध चला था, 6 बरस। तो 6 बरस से युद्ध लगातार चला था, उसी युद्ध में लड़ने गया था बर्मा में। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। मतलब उसकी बहन जो है बड़ी हो गई, उसकी शादी के लिए इसकी माँ सोचती है कि बेटा मेरा नौकरी कर रहा है, कमाएगा तो अपनी बहन का शादी क्या करेगा?
धूमधाम से करेगा, फिर वो आएगा तो उसकी शादी कर देंगे। कोई भी आदमी नौकरी करता है तो शायद यही सब सोचता है कि अपने परिवार की स्थिति को क्या कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए, सुधार दिया जाए। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। पूरा का पूरा घर का आशा किस पर टिका हुआ है? अब उसके बेटे पर। बेटे का नाम है मानक। बेटे का नाम क्या है? मानक। वह लड़ाई के मोर्चे से कमा कर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके। बहन का हाथ पीला होना समझते हैं ना? मतलब हल्दी लग सके। हल्दी कब लगता है? जब शादी विवाह होता है। माँ एक देहाती भोली स्त्री है, मतलब सीधी सादी किसकी माँ है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसे और किनसे किस लिए हो रही है। उसकी माँ को यह पता नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब, किनसे, क्यों किया जा रहा है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। मतलब उसे अगर कोई कह दे कि सारा लोग मारा गया तो वो इसको सुन भी नहीं सकती, क्योंकि उसको डर है कि सारे लोग में मेरा बेटा भी एक है। माँ और छाया की तरह उसे लगी बेटी के भीतर ही वह आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है अनेक रूप रंग ग्रहण करती है। उसकी संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाओं का लेखक ने सजे हाथों ऐसा उद्घाटन किया है कि रचना के अंत में एक अपार विषाद मन पर अस्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। यानी इस कहानी के अंत में मन में एक दुख रह जाएगा सभी लोगों को पढ़ने के बाद कि एक सिपाही का जीवन कैसा होता है और जिस घर में एक सिपाही होता है उसके परिवार वालों की स्थिति क्या होती है। हर वक्त वो डर डर कर जीते हैं जिसके घर में एक सिपाही हो। तू हवा और पानी का साथी है, उनके साथ मिलकर उनकी तरह ही जी। जीवन में ख्याति या प्राप्त तेरी उपलब्धि नहीं है, तेरी उपलब्धि तेरी खोज है, खोज और जी। ये मोहन राकेश लिखते हैं। तो ये इनका परिचय हो गया। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कहानी का आधा भाग और तीसरे पार्ट में कहानी के आधे भाग को, इन दो पार्ट में इसको कहानी क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बस हो गया।